हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने कल का लेक्चर रिवाइज किया होगा। आज हम अपना फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, बट फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट अस रिवाइज कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने कल क्या किया था कि मैग्नेटिक डाइपोल के एक बार मैग्नेट के इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। कितना था हमारा वैल्यू? Km/r³ जहां K का वैल्यू था वो था μ0/4π। उसके बाद हमने मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ पढ़ा था। अब मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ पढ़ते समय हमने देखा था कि सपोज कीजिए कि ये आपका अर्थ है। इफ दिस इज योर अर्थ, तो हमने देखा था कि अर्थ के पास एक आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होता है। ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल अर्थ का हुआ, जिसको हम नॉर्थ पोल भी बोलते हैं। और ये हुआ जिसके जस्ट अपोजिट आपका ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये तो हुए आपके ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ पोल। हमने देखा था कि अर्थ के बीचों बीच हम इमेजिन करते हैं कि एक बार मैग्नेट रखा हुआ है जिसका साउथ पोल अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ के पास होता है और जिसका नॉर्थ पोल, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास होता है। कुछ इस तरह से आपका ये बार मैग्नेट अलाइंड होता है अर्थ के कोर में, जिसका कि जिस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास होता है और इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ के पास होता है। और यही रीजन है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक कॉम्पास को रखते हैं तो उसका जो कॉम्पास का जो नॉर्थ पोल है वो आपका इस बार मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होता है और हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करता है, और कॉम्पास का जो साउथ पोल है वो इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट होकर अर्थ के ज्योग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट आउट करता है। अब ये तो हमने कल पढ़ा था, बट कल क्लास में ये टॉपिक पढ़ाते हुए हमने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी थी। कल जब मैं एडिटिंग करने गया तो मैंने देखा कि यार मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक करा है कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ का ड्रॉ करा था, तो हमने क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्योग्राफिकल नॉर्थ से निकल करके ज्योग्राफिकल साउथ की ओर जाते हुए दिखाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। कल वीडियो एडिट करते समय जब वही चीज मैंने देखी तो मुझे लगा कि यार ये इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है। तो आज हम उस गलती को सुधारेंगे। देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो इस बार मैग्नेट की वजह से आ रहा है, और किसी भी बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर जाती हैं। तो अर्थ का भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके नॉर्थ पोल से, जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है यहां से निकल करके इसके मैग्नेटिक साउथ की ओर जाती हुई अलाइंड होंगी कि नहीं होंगी? अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहां से निकल करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के साउथ पोल की ओर जाती हुई दिखेंगी और इनका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो कल जो हमने मिस्टेक करा था उस मिस्टेक को आप अपनी नोट्स कॉपी में सुधार लीजिएगा, क्योंकि कल हमने इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ज्योग्राफिकल नॉर्थ से निकल के ज्योग्राफिकल साउथ की ओर जाते हुए दिखाया था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्योग्राफिकल नॉर्थ से साउथ की ओर नहीं जाती हैं, बल्कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है अर्थ का, यहां से निकल करके मैग्नेटिक साउथ पोल की ओर जाती हैं। आई बात समझ में? ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये अर्थ के इक्वेटर के पास ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल होती हैं, और जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होते जाती हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, मैग्नेटिक डिप क्या होता है। और ये सारी चीजें पढ़ करके हमने जो मैग्नेटिज्म चैप्टर का लास्ट यूनिट है मैग्नेटिक मटेरियल्स वो स्टार्ट करा था, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। वो क्या क्या डेफिनेशंस थी? पहला डेफिनेशन था आपका मैग्नेटाइजेशन और दूसरा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आज इन दोनों डेफिनेशंस को रिवाइज करके हम बाकी जो बचे हुए डेफिनेशंस है उनको पढ़ेंगे। फिर जो मैग्नेटिक मटेरियल का क्लासिफिकेशन है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है और फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस फिगर को ड्रॉ कीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वापस से उन डेफिनेशंस को जो कल दो डेफिनेशंस हमने देखा था, हम उसको रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कल सबसे पहले हमने दो टर्म्स देखे थे। पहला टर्म था हमारा मैग्नेटाइजेशन, या फिर जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते थे, इसको हम एम से डिनोट करते थे। और हमारा दूसरा टर्म था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक बार इन दोनों को रिवाइज करते हैं। पहला टर्म हमारा क्या था? पहला टर्म था हमारा मैग्नेटाइजेशन, या इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बोलते हैं। मैग्नेटाइजेशन क्या होता था?
The degree or extent up to which a substance can be magnetized when placed in a magnetic field is called magnetization or intensity of magnetization. इसको हम I या फिर M से रिप्रेजेंट करते थे. मैथमेटिकली जो M होता है वो क्या होता है? मैथमेटिकली जो मैग्नेटाइजेशन जिसको हम M से डिनोट करते हैं ये क्या होता है? ये आपका होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m बाई वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस V. अब स्मॉल m को हम क्या लिख सकते थे? हम लिख सकते थे qm इंटू 2l, तो हमने इसको लिखा था qm इंटू 2l. और वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू 2l. अब एरिया इंटू 2l में से 2l कैंसिल हो गया था, तो m का जो एक फॉर्मूला हमारा और बन के आया था वो आया था m इज इक्वल टू qm अपॉन a आया था. इसके बाद हमने कैपिटल M का एक और फॉर्मूला देखा था कि m इज इक्वल टू bm अपॉन म्यू नॉट. उसके बाद हमने इस m की ऐसा यूनिट भी फाइंड आउट करी थी और हमने m का डायमेंशनल फॉर्मूला भी कल क्लास में निकाला था. उसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था वो हमारा दूसरा डेफिनेशन था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. क्या था? जो दूसरा डेफिनेशन हमने देखा था वो था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसको हम H से भी डिनोट करते थे. ये क्या होता था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बताता है द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस प्लेस्ड अंडर इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड. H का जो हमारा फॉर्मूला बनकर के आया था वो आया था H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट. उसके बाद हमने H का ऐसा यूनिट भी देखा था और H का भी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करा था. तो ये दो चीजें हैं जो हमने कल अपने क्लास में पढ़ करके खत्म की थी. आज इससे आगे जो हमारा तीसरा डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है लिखिएगा. मैग्नेटिक, ये हमारा तीसरा डेफिनेशन है. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जिसको हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है? द डिग्री और एक्सटेंट up to which magnetic field lines can pass through a substance. The degree or extent up to which the magnetic field lines can pass through a substance is called the degree or extent up to which the magnetic field lines can pass through a substance is called the magnetic permeability of that substance. यानी कि किसी सब्सटेंस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना पास कर रही हैं या कर सकती हैं उसको हम बताते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू क्या है? द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैथमेटिकली हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच. अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, ये होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर. क्या होता है? टेस्ला मीटर पर एम्पियर. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा म्यू का? इसका डायमेंशन L0 T-2 A-1 इंटू L1 इंटू A-1. तो यहां से आपको म्यू की जो
डायमेंशनल फॉर्मूला जो म्यू का बन करके आया वो क्या आया, m1 L1 T-2 और A-2, m1 L1 T-2 और A-2। तो ये आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2 और A-2, इसको आप लिख लेंगे। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है हमारा, रिलेटिव परमिएबिलिटी इसे हम म्यू आर से डिनोट करते हैं। क्या, म्यू आर से। ये क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि म्यू अपॉन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम लोग म्यू नॉट बोलते हैं। यानी कि अगर आप किसी सब्सटेंस का रिलेटिव परमिएबिलिटी निकालना चाहते हैं तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी फाइंड आउट हो जाती है। और क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू और म्यू नॉट का रेशियो है और म्यू और म्यू नॉट का जो ऐसा यूनिट होगा वो सेम होगा, तो ये जो म्यू आर है इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है और कोई डायमेंशनल फॉर्मूला भी म्यू आर का नहीं होता है। ठीक है, तो इसके म्यू आर का आपका फॉर्मूला बन करके आया म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन हमें पढ़ना है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो लिखिएगा, ये आपका फोर्थ डेफिनेशन था और इसके बाद जो लास्ट डेफिनेशन आपको पढ़ना है वो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई एम भी बोलते हैं। क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग काई एम करके डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, it tells us the ease with which a substance can be magnetized. It tells us the ease with which a substance can be magnetized when placed in a मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि किसी सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितनी आसानी से मैग्नेटाइज होगा, ये आपको कौन बताता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम बताता है। काई एम जो होता है, काई एम ये क्या होता है, ये काई एम का मैथमेटिकल इट इज m अपॉन h, और क्योंकि m और h दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है तो काई एम भी जो होगा वो आपका यूनिटलेस क्वांटिटी होगा। आई बात समझ में। तो हमने क्या क्या डेफिनेशंस पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा मैग्नेटाइजेशन एम। मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता है, द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच ए सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसको हम लोग कैपिटल एम या फिर कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली ये जो एम होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि स्मॉल m बाई v। इसी से हमने एक और फॉर्मूला निकाला था, मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन ए, और इसका एक तीसरा फॉर्मूला भी था, मैग्नेटाइजेशन m इज इक्वल टू बी एम अपॉन म्यू नॉट। उसके बाद जो हमारा दूसरा टर्म था जो हमने डिफाइन करा था वो था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या था, द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ सब्सटेंस प्लेस्ड अंडर इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसको हम h से डिनोट करते थे। h क्या होता था आपका बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। फिर तीसरा डेफिनेशन जो हमने पढ़ा था वो था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या बताता है, द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू जो होता है आपका, म्यू का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, म्यू इक्वल टू बी अपॉन एच। म्यू का जो ऐसा यूनिट था टेस्ला मीटर पर एम्पियर। उसके बाद जो हमारा जो फोर्थ डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो था रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होता है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस
divided by the magnetic permeability of free space and mu r is equal to mu upon mu naught। हमने relative permeability पढ़ा था। और फिर जो लास्ट डेफिनेशन हमने अभी पढ़ा वो था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या बताता है? द ईज विथ विच अ सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज्ड इज डिनोटेड बाय इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई एम से डिनोट करते हैं। काई एम क्या होता है? m अपॉन h होता है। अब इन पांचों डेफिनेशंस को और इन पांचों के साथ जितने भी फॉर्मूले जुड़े हुए हैं उनको याद रखते हुए हम क्या करेंगे? रिलेशन निकालेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी के बीच में और काई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, डेफिनेशंस को लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, वन सेकेंड। आप यहां पर जो म्यू आर हमने लिखा है ना, ये म्यू अपॉन म्यू नॉट है। हमने ऊपर और नीचे दोनों म्यू नॉट कर दिया था, यहां पर म्यू अपॉन म्यू नॉट है। म्यू क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू आर क्या है? म्यू अपॉन म्यू नॉट। आई बात समझ में? चलिए अगला टॉपिक लिखिए, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी हम लोग देखेंगे। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? तो भैया देखो, मान लो कि आपके पास एक सोलेनॉइड है, आपके पास सपोज दैट आपके पास एक सोलेनॉइड है और ये सोलेनॉइड से करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर सोलेनॉइड से करंट फ्लो करता है तो हमने पढ़ा है कि सोलेनॉइड के कोर में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जो मैग्नेटिक फील्ड करंट पास करने की वजह से सोलेनॉइड के कोर में जनरेट होगा, उसकी वैल्यू होती है बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई होती है। ये हमने पढ़ा है। अगर आपने इस सोलेनॉइड के अंदर एक कोर मटेरियल को डाल दिया, अगर आपने कोर मटेरियल को इंसर्ट किया तो क्या होगा? उस कोर मैग्नेटिक, क्योंकि आपने कोर मैग्नेटिक मटेरियल को इसके कोर के अंदर डाला है, इस सोलेनॉइड के कोर के अंदर आपने उस मैग्नेटिक मटेरियल को डाला है, तो वो क्या होगा? इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड में आकर के वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब सपोज कीजिए कि आपने इसके कोर के अंदर एक मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया है, तो वो मटेरियल क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंसर्ट हुआ है तो वो मैग्नेटाइज होगा कि नहीं होगा? अब सपोज दैट कि इसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जनरेट हुई, जो इस मटेरियल के अंदर, जो कोर मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बनी, सपोज दैट वो है आपका BM। क्या है आपका? BM। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो इसके कोर में बन गया, पहले क्या था? बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और दूसरा जो इस मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, उसको हमने कहा BM। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर जो बना वो कितना बना? B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस BM। बी नॉट क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड के कोर के अंदर अपने आप जनरेट हुआ था। BM क्या है? वो मैग्नेटिक फील्ड जो इस कोर मटेरियल के अंदर जनरेट हुआ जब आपने इसको इस सोलेनॉइड के कोर के अंदर इंसर्ट किया। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया B इक्वल टू बी नॉट प्लस BM। अब बी नॉट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हमने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड पढ़ा था, तो हमने बी नॉट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, H इज इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। हमने पढ़ा था ये, और यहां से हम बी नॉट को लिख सकते हैं, बी नॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H। हम क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H, बी नॉट की जगह। और दूसरा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटाइजेशन में कि M इज इक्वल टू BM अपॉन म्यू नॉट। ये हमने मैग्नेटाइजेशन में पढ़ा था। तो यहां पर हम BM की जगह म्यू नॉट इंटू M लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट इंटू M इंटू म्यू नॉट इंटू M। अब म्यू नॉट क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो आप क्या करिए? म्यू नॉट को बाहर निकाल लीजिए, तो अंदर क्या बचा? H प्लस M। ठीक है, अब आप क्या करिए? यहां से H को बाहर निकाल लीजिए। अगर आप यहां से H को बाहर निकालते हैं तो क्या बना? B इज इक्वल टू म्यू नॉट H इंटू 1 प्लस M बाई H। उसके बाद क्या करिए कि इस H को ला करके B को इस H से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप इस B को H से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस
m/h, और इस b/h को ही हम क्या बोलते थे? इस b/h को ही तो हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते थे। हम जब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी अभी डिफाइन करा था तो हमने मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का एक फॉर्मूला देखा था, म्यू इज इक्वल टू b/h, हमने देखा था। तो यहां पर हम b/h की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं, और यहां पर क्या है आपका म्यू नॉट इंटू 1 प्लस, और m/h क्या होता है? m/h हमने मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी अभी 2 मिनट पहले हमने मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी डिफाइन करा था, जिसमें मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आया था? काई m इज इक्वल टू m/h। तो हम यहां पर m/h की जगह क्या लिख सकते हैं? काई m लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया हमने। अब अगर आप इस म्यू को म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे, अगर आप इस म्यू को म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो क्या हम इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोल सकते हैं? चलिए तो इसको बोल दिया जाए, 1 प्लस काई m म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल टू 1 प्लस काई m, और इस म्यू अपॉन म्यू नॉट को हम क्या बोल सकते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी बोल सकते हैं। तो यहां से जो हमारा फॉर्मूला बन के आया, म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस काई m। रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, म्यू r इज इक्वल टू 1 प्लस काई m। अब इसी रिलेशन को जब हम ये पढ़ेंगे डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, तो हम देखेंगे कि वहां अलग अलग मटेरियल्स के लिए जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, या फिर जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है। आई बात समझ में? तो इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए, हमारे पास जितने भी मटेरियल्स हैं, अगर आप उन मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाई करोगे, अगर सारे मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर आप डिवाइड करिएगा, तो हमारे पास 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स मुख्यतः बनकर के आते हैं। पहला डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, दूसरा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या आते हैं? पहला जो आता है वो आता है आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। दूसरा जो आता है वो आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, और तीसरा जो आता है वो आता है आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके अलावा भी होता है जिसको एंटी फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, बट हमें जो मुख्यतः पढ़ना है वो आपका डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। अब ये क्या होता है? डायामैग्नेटिज्म क्या होता है? पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? तीनों में अंतर क्या है? किस मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज होगा, किस मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, किस मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, किस मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कम मैग्नेटाइज होगा। यही सारी चीजें हम पढ़ते हैं, प्लस जो इसके पीछे रीजन है कि किसी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो वो ज्यादा क्यों हो रहा है, किसी मैग्नेटिक को आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज क्यों हो रहा है। इसके पीछे जो कारण है, जो अलग अलग थ्योरीज हैं, उन सारी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टैरिसीस लूप। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल से। तो टॉपिक लिखिए डायामैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम किस मटेरियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पढ़ेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब ये मटेरियल्स क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जिनको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये मैग्नेटाइज तो होते हैं, बट ये बहुत कम मैग्नेटाइज होते हैं, ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। दूसरी बात, इनका जो मैग्नेटिक फील्ड जो इनके अंदर डेवलप होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है। मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड आपने लगा करके इनको मैग्नेटाइज किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। हमने क्या पढ़ा? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? those materials which are weakly magnetized in opposite direction, when placed under a magnetic field, are called diamagnetic materials। यानी ऐसे materials जो
अपोजिट डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो उनको हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो क्या होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपने देखा कि अगर सपोज कीजिए कि आपका ये बार मैग्नेट है, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, इसका ये साउथ पोल है आपके बार मैग्नेट का, और अगर आपने इस मैग्नेट के पास इसके नजदीक लाकर के एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखा, अगर आपने एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखा तो भाई ये क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा ये, बट ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होगा। मतलब कि नॉर्थ पोल के पास क्या बन जाएगा आपका, नॉर्थ पोल, और इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल। आप देखो जो ये आपका बार मैग्नेट था, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो कुछ ऐसी बन रही होंगी, नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर आ रही होंगी। बट जो आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल को इसके पास में रखा है, इसके बाजू में रखा है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। क्या होंगी, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन रही होंगी। तो ये जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने का रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो आपके मैग्नेट से दूर भागेगा। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर नॉर्थ पोल था पहले से आपके बार मैग्नेट में, और डायामैग्नेटिक मटेरियल में भी अगर आपका ये वाला सेंटर आपका नॉर्थ पोल बन गया, तो हम जानते हैं कि लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट डू व्हाट, दे रिपेल ईच अदर। नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, साउथ पोल को रिपेल करता है। तो क्योंकि यहां पर भी नॉर्थ पोल ही बना है, तो क्या होगा, यहां पर रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है वो आपके बार मैग्नेट से क्या करेगा, नजदीक आएगा या दूर भागेगा, दूर भागेगा। तो दूर भागेगा तो हमको मतलब क्या समझ में आता है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने का उनकी प्रवृत्ति होती है। यहां पर क्या है, नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट जो आपने लाया था, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या कर रहा है, इससे दूर भागना चाह रहा है। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो प्रवृत्ति होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, वो स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की प्रवृत्ति इनकी होती है। आया बात समझ में। अब ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक करते हैं, सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, पहले हम थोड़ा सा इस फिगर को मिटाते हैं, कुछ स्पेस बनाते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसको एक्सपेरिमेंटली हम कैसे देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने एक बाउल में या फिर अपने कंटेनर में आपने कुछ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को रख रखा है, राइट, आपने कुछ डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को रख रखा है, और आप इस बाउल के नीचे दो बार मैग्नेट्स लेकर के आ जाते हैं। क्या करते हैं आप दो बार मैग्नेट्स लेकर के इस बाउल के नीचे आ जाते हैं, राइट, और इन दोनों बार मैग्नेट्स के बीच में कुछ दूरी तो है, मतलब दोनों बार मैग्नेट्स जो आप लेकर के आए हैं इनके बीच में कुछ तो दूरी है। तो अगर दूरी है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, बार मैग्नेट के पोल्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, और क्योंकि इन दोनों बार मैग्नेट्स के बीच में कुछ गैप है, तो इस गैप में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स अगर आप उनको इस सेटअप में रखेंगे तो इनकी प्रवृत्ति क्या होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है। तो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो पहले इस तरह से रखे हुए थे वो अब कुछ इस तरह से अलाइंड हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ ये जो है कुछ खुद को अलाइन करके बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाना चाहते हैं। आई बात समझ में। अगर इसी सेटअप में अगर आप इन मैग्नेट्स को आप करीब ले आते हैं, इन बार मैग्नेट्स को अगर आप करीब ले आते हैं, जिसके चलते क्या हो कि इनके पास में अगर आप इनको पास ले आएंगे तो ये जो गैप बनेगा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, सपोज कीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो दोनों के चलते जो गैप में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एड अप हो जाएगा। तो इस गैप में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, अगर दो बार मैग्नेट्स पास में आएंगे तो जो गैप रहेगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऐड हो जाएगा। तो यहां पर गैप में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गई, और इनके पोल्स के पास कंपैरेटिवली वीक है, यहां पर दोनों का ऐड हो गया तो यहां पर ज्यादा है, और पोल्स के पास इनका खुद का सिर्फ अकेले का था तो यहां पर कंपैरेटिवली वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे केस में जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे उनका क्या होगा, ये खुद को कुछ इस तरह से अलाइन कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है, तो इनका जो अलाइनमेंट होगा कुछ वो इस तरह से हो जाएगा। जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर ये कम हो जाएंगे, जहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर इनका एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाएगा।
तो हमने अभी डायामैग्नेटिक मटेरियल में अभी तक क्या पढ़ा? पहला चीज हमने पढ़ा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज तो होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होने के चलते इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की प्रवृत्ति होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि दे मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा, दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं वो अभी हम देखने जा रहे हैं कि क्या है। पहले इसको वीडियो पॉज कीजिए और इन फिगर्स को ड्रॉ कीजिए। इनकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ डायामैग्नेटिक मटेरियल वो क्या होता है? कम होता है। सपोज कीजिए आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, कुछ इस डायरेक्शन में था, आपने इसके अंदर एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को रखा। भाई तो ये मैग्नेटाइज तो हो रहा है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है वो आपके अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो इस मटेरियल के अंदर, डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बाहर में इस डायरेक्शन में, इसके अंदर इस डायरेक्शन में। तो इस मटेरियल के अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो तीसरी प्रॉपर्टी यही है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायामैग्नेटिक मटेरियल, द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायामैग्नेटिक मटेरियल इज लेस, इज व्हाट? इज लेस। अब इसके चलते होता क्या है? इसके चलते होता यह है कि इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की वो 1 से कम होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी होता क्या है? रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, जहां म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, और दूसरा म्यू नॉट क्या होता है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये म्यू क्या बताता है? ये बताता है द डिग्री और एक्सटेंट अप टू विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ सब्सटेंस। अब क्योंकि यहां पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो चुकी है, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर होंगी वो कम होंगी कम, और इसके बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो ज्यादा होंगी ज्यादा। इस डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो कम होंगी, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो ज्यादा होंगी। तो जब आप इनके मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का रेशियो निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो म्यू जो है वो म्यू नॉट से कम हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बना था और नेट मैग्नेटिक फील्ड डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या है? वो कम हो जाता है। तो म्यू जो होता है वो म्यू नॉट से कम हो जाता है, जिसके चलते जो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो 1 से कम हो जाती है। वो 1 से कम हो जाती है, और 1 से कम हो जाती है का मतलब क्या है? जो आपका म्यू आर और काईएम रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बीच में रिलेशन जो भी हमने डेराइव करा था वो क्या था? म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काईएम। यहां से आप क्या लिख सकते हैं? काईएम इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1, और क्योंकि म्यू आर 1 से कम है और आप उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो काईएम की वैल्यू आती है वो क्या आती है? निगेटिव आती है, स्मॉल निगेटिव। क्या आती है? स्मॉल निगेटिव वैल्यू। जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू आती है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो स्मॉल निगेटिव आती है। आई बात समझ में? वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिखिए। चलिए, तो अभी तक हमने देखा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। हमने देखा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल्स अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होने के चलते इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागने की होती है। तीसरा कि इनके लिए जो म्यू आर का वैल्यू होता है वो म्यू आर का वैल्यू क्या होता है? 1 से कम होता है, और जो काई एम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का वैल्यू होता है वो एक स्मॉल निगेटिव नंबर होता है। इसके बाद क्या है कि अगर आप किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को टेम्परेचर का इफेक्ट, अगर आप किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को हीट करते हैं, राइट, तो उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है। क्यों नहीं करती अभी हम देखेंगे रीजन। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स का वो ये है कि अगर आपका एक डायामैग्नेटिक मटेरियल उसको आपने 2 बार मैग्नेट्स के बीच में कुछ इस तरह से ला करके रखा है, ठीक है, ये 2 बार मैग्नेट्स हैं, इनके तो बीच में आपने क्या किया? एक डायामैग्नेटिक मटेरियल को ला करके रखा, तो इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि खुद को दोनों से दूर कर लेता है। देखिए, इसका ये वाला जो डायामैग्नेटिक मटेरियल का एंड है नॉर्थ पोल के नजदीक है
और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागने की कोशिश करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जहां ये मैग्नेटिक फील्ड देखता है ये उससे दूर भागने की कोशिश करता है। तो ये वाला जो एंड है इससे दूर भाग करके यहां आ गया, और ये वाला जो एंड है जो साउथ पोल के नजदीक था इससे दूर भाग करके यहां पर आ गया। तो अगर आप किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो क्या करेगा, दूर भाग करके खुद को एक ऐसा अलाइन कर लेगा कि मैग्नेटिक फील्ड से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखा हुआ हो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की। बट अब जो बात है कि भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो ये वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसी क्या कारण है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ये प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो उसके पीछे का जो रीजन है, जो थ्योरी है, वो अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, ये जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, जब जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होते हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी को जो एक्सप्लेन करने के लिए जो हम थ्योरी का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसा बिहेवियर क्यों शो करते हैं। बट पहली बात जान लीजिए कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जनरली वो मटेरियल्स होते हैं जिनके वैलेंस ऑर्बिट, जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्स में होते हैं। आई बात समझ में? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जनरली वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होते हैं, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। अब इससे होता क्या है समझो। सबसे पहले इमेजिन करो कि आपने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को सिर्फ रखा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने नहीं रखा है, आपने सिर्फ एक डायमैग्नेटिक मटेरियल पकड़ा और उसको ला करके रखा हुआ है, आप उसको स्टडी कर रहे हैं, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं करा है। तो आप सपोज कीजिए कि इस डायमैग्नेटिक मटेरियल का ये आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आपका जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये सपोज कीजिए कि आपका इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, और इसी ऑर्बिट में एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो जब भी होगा इसके साथ एक और होगा जो रिवॉल्व कर रहा होगा, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट में होगा उसको हम अलग से बना रहे हैं, उसके रिवॉल्यूशन को दिखाने के लिए हम उसको सेम ऑर्बिट में हम उसको अलग से बना रहे हैं। तो सपोज कीजिए कि इसका जो दूसरा वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम, वो इस ऑर्बिट में, ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा होगा। अब होगा क्या, आपने एक्सटर्नल अभी कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, ध्यान दीजिएगा, आपने एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड अभी तक अप्लाई नहीं करा। आप सिर्फ आपका एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है जिसका आप इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर रहे हो, दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप स्टडी कर रहे हो। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट जनरेट हो रहा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। हमने पढ़ा है कि जो करंट का डायरेक्शन हम लेते हैं वो कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसमें जो करंट जनरेट हो रहा होगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली यहां पर अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है तो यहां पर जो करंट जनरेट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आपने पढ़ा है अगर एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा हो, करंट आई, और उस करंट का डायरेक्शन अगर आपका क्लॉकवाइज हो तो इसका जो अपर फेस है, जिस फेस से आप देख रहे हैं, वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। और अगर इसी करंट कैरिंग लूप में अगर आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो जो आपका ये अपर फेस है वो आपका नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि सेम ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ने क्लॉकवाइज करंट बनाया और उसी ऑर्बिट में दूसरे इलेक्ट्रॉन ने एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाया। यानी कि दोनों की वजह से, दोनों करंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होंगी वो इक्वल तो होंगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। एक का जो साउथ पोल होगा वो आगे की तरफ होगा, दूसरे का जो साउथ पोल होगा वो पीछे की तरफ होगा। माने कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट हो रही हैं सेम ऑर्बिट में, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के रिवॉल्यूशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो इक्वल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसके चलते
अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल, सिर्फ आपने एक डायमैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के रख दिया, कोई आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, कैंसिल आउट कर जा रहा होगा। वो नेट मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रहा होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बन रही होगी इनिशियली विदाउट एनी एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो बैलेंस आउट कर जा रही होगी, वो जीरो हो जा रही होगी। तो पहला चीज आपको ये समझ में आया कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स इनिशियली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो नहीं करते हैं। हाँ, अब क्या होगा कि इसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और देखेंगे कि जब आप इस डायमैग्नेटिक मटेरियल को आप अलग से आप एक मैग्नेटिक फील्ड लगा करके रखेंगे तो इनके प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो भी रिवॉल्व कर रहे थे, आप क्या कर रहे हैं कि आपने एक्सटर्नली एक मैग्नेटिक फील्ड अब यहां पर अप्लाई कर दिया है। आपने क्या किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दिया है। और ये सेम, ये दोनों जो एक्चुअल है, दोनों हमने सेम ऑर्बिट को दिखाया है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का रिवोल्यूशन अलग अलग है, इसलिए हमने बस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग दिखाया है। ठीक है, तो सेम मैग्नेटिक फील्ड यहां भी होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भैया अभी तक तो चलो ठीक था, आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड दिया नहीं था, इसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी नहीं, जो मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था एक इलेक्ट्रॉन की वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिज्म के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके उसको कैंसिल आउट कर दे रहा था। बट अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया तो उससे क्या यहां पर चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले देखो, जरा सा हम इसको इरेज करते हैं ताकि हमारे पास दिखाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए थोड़ा स्पेस हो। देखो, इनिशियली जब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी रहा होगा, चाहे आपने मैग्नेटिक फील्ड डाल भी दिया, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में, सेंटर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लग ही रहा होगा, Fe, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लग रहा होगा। ठीक है, ये तो पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगाने से पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। अब आपने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड डाला है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा था, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी या रही होगी। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी v है वो इस डायरेक्शन में रही होगी। अब जरा बताइए कि एक चार्ज जब एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है वेलोसिटी v के साथ, तो उस पर फोर्स कितना लगता है। एक चार्ज, आई रिपीट, एक चार्ज q एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड B में अगर मूव करता है वेलोसिटी v के साथ, तो उस पर फोर्स कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा होता है। और यहां पर वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। दोनों के बीच का जो एंगल है क्यू वी बी साइन थीटा में, जो थीटा है v और b के बीच का जो एंगल, वो यहां पर क्या है, 90 डिग्री। तो क्यू वी बी साइन थीटा क्या बन गया, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। खैर छोड़िए, आपने वेलोसिटी इधर दी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो आप वेलोसिटी की तरफ अपनी चार उंगलियों को रखिए और मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर की तरफ है, इन चार उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़िएगा, तो इस पर जो फोर्स, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, सपोज दैट अगर ये पॉजिटिव चार्ज Q होता, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अगर ये पॉजिटिव चार्ज Q होता, उसकी वेलोसिटी इधर होती और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अगर आप इस पर फोर्स निकालते तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता, इधर लगता। बट ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगता तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इधर लगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स लग गया। ये मैग्नेटिक फोर्स पहले नहीं था, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था तब यहां पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं था, सिर्फ आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। और इस फोर्स के सेंट्रीपिटल फोर्स देने की वजह से ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिवॉल्व कर रहा था। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहां पर डाला, इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गया। अच्छा, यहां पर क्या हो रहा होगा भाई, यहां पर भी जरा देख लेते हैं। मतलब यहां पर मतलब कि उसी ऑर्बिट में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा होगा, एक बार उसको देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहां पर है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो तो यहां पर भी लग रही होगी, Fe इसी डायरेक्शन में लग रही होगी जिस डायरेक्शन में यहां पर लग रहा है। बट इसका जो वेलोसिटी है, इसका जो इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, इसका किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में था। इसका जो वेलोसिटी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब
अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, सबसे पहले भूल जाओ कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और वेलोसिटी b से मूव कर रहा होता, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता किस डायरेक्शन में लगता, इस डायरेक्शन में लगता अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर चार्ज अपोजिट होता है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स Fm लगेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आप देखिए इससे हुआ क्या, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से हुआ क्या, एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है उस पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे हो क्या रहा है, यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कराता है, यहां पर जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा होगा Fe माइनस Fm बन रहा होगा, यानी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर क्या हो रहा होगा, कम हो जा रहा होगा, और यहां पर क्या है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स Fe प्लस Fm बढ़ जा रहा होगा। आई रिपीट, यहां पर जो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर Fe माइनस Fm, नेट फोर्स कम हो जा रहा होगा, यहां पर जो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर Fe प्लस Fm बढ़ जा रहा होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, mv²/r। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बढ़ गया, यहां पर क्या हुआ, जो आपका एक सेकंड, यहां पर हम कुछ स्पेस पहले बना लेते हैं ताकि हमारे पास लिखने का जगह हो। इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हुआ, इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस वाले के लिए कम हो गया और इस वाले के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया। यहां तक समझ में आया। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, mv²/r, mv²/r। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं, mv²/r, v क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ा है तो यहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, यहां पर जो वेलोसिटी है वो घट गई कि नहीं घट गई, घट गई। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2πr/v, t इक्वल टू 2πr/v, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr/v, जहां पर टाइम पीरियड इक्वल टू 2πr/v। अगर वेलोसिटी बढ़ी है, अगर यहां पर वेलोसिटी बढ़ी है तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया। यहां पर वेलोसिटी घटी है, यहां पर वेलोसिटी घटी है तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, बढ़ गया। और ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए दोनों सेम ऑर्बिट में है, बट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो देखो कैसे वैल्यूज चेंज हो रही हैं। इसका टाइम पीरियड घट गया, इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। करंट क्या होता है, करंट I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यहां पर क्या है E/T क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो I इक्वल टू E/T। टाइम पीरियड यहां पर क्या है, घटा है, टाइम पीरियड घटा है, तो जो करंट की वैल्यू है वो यहां पर बढ़ गई, और यहां पर जो करंट टाइम पीरियड यहां पर बढ़ा है तो यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो है घट गई। अब मैग्नेटिक फील्ड आ क्यों रहा था, करंट जनरेट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो यहां पर अगर ज्यादा करंट जनरेट होगा तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बना, जो पहले इस दोनों का, जो पहले दोनों बराबर मैग्नेटिक फील्ड बना रहे थे, अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और क्योंकि यहां पर करंट कम हो गया है तो यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। आप समझिए यहां पर कितना बड़ा ब्लंडर हो गया। पहले दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड्स बना रहे थे, जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके दे दिया, जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा बना रहा है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बना रहा है वो कम बना रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में अभी भी बना रहा है बट ये कम बना रहा है और ये ज्यादा बना रहा है। तो जो पहले मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे थे, अब वो कैंसिल आउट नहीं करेंगे। अब ये मटेरियल जो है वो कुछ मैग्नेटिक, उसमें कुछ मैग्नेटिज्म आ चुका है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है, अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देगा। आई बात समझ में। और एक सेकेंड, और यहां पर जो आपका करंट जो आपका फ्लो कर रहा था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट इलेक्ट्रॉन अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इसके चलते जो आपका नॉर्थ पोल बनी थी ऊपर की तरफ बनी थी। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने एक्सटर्नल डायरेक्शन में जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, या फिर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका जो बन करके आया, अगर आपने पहले इनिशियली अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया था तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन करके आया वो कहां, वो बाहर की तरफ बन करके आया। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट दिशा में जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन करके आया। इससे आपको मतलब समझ में आया? इससे मतलब ये है कि आपको ये जो रीजन है ये आपको समझा रहा है कि क्यों डायामैग्नेटिक मटेरियल्स में जो मैग्नेटिज्म जनरेट होता है वो मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बढ़ा है,
जिस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ी है, जिस करंट की वैल्यू बढ़ी है, उसके चलते जो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो बाहर की तरफ आएगा। बढ़ने वाला फील्ड बाहर है और घटने वाला फील्ड अंदर है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना वो बाहर की तरफ बना था। आपने मैग्नेटिक फील्ड किधर दिया था? अंदर की तरफ, बट इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो बाहर की तरफ जनरेट हुआ। तो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि क्यों डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होती है। आई बात समझ में? यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो ये आपको एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल जो इनिशियली मैग्नेटिकली न्यूट्रल था वो एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज हुआ और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ। अब क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आप उसको एनर्जी, हीट एनर्जी देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के पास और वेलोसिटी आ जाएगी, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जितनी वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी। बट क्योंकि दोनों की वेलोसिटी बढ़ रही है और बराबर बढ़ रही है, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में जो गैप पहले था वो गैप तो अब भी मेंटेन होगा। सपोज इनिशियली टेम्परेचर आपने नहीं बढ़ाया था, आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी थी, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में जो गैप था, इसका मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ था, इसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, तो कुछ तो गैप था दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जितनी वेलोसिटी इसकी बढ़ी उतनी ही वेलोसिटी इसकी बढ़ी, बट इसकी वेलोसिटी तो अब भी इससे ज्यादा, इस वाले से तो ज्यादा ही होगी ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में गैप था वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद गैप तो अभी भी होगा। तो इसी वजह से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। आया समझ में? डायमैग्नेटिक मटेरियल्स पर टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। अगर बात समझ में आ गई हो तो वीडियो को पॉज कीजिए, डायग्राम बनाइए, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट मटेरियल है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उनके लिए क्या चीजें हो रही हैं। हाँ भाई, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल समझ में आया? ऐसे मटेरियल्स जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं और वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, उनको हम डायमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जनरली कौन होते हैं? ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। आई बात समझ में? अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का कुछ एग्जांपल्स भी जान लो। अगर इतना पढ़ा है, डायमैग्नेटिक मटेरियल पर इतना रिसर्च किया है कि ये होता है, वो होता है, क्या होता है, कैसे होता है, तो कुछ एग्जांपल्स भी जान लो। जैसे आपके गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये क्या करते हैं? ये डायमैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसके बाद जो बाकी दो मटेरियल्स हैं पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, अब इनके बारे में हमको पढ़ना है। इतना जान लीजिए कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दोनों की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। बस एक अंतर ये होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में कुछ कम होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में वही चीज ज्यादा होता है। क्या होता है? मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट करता हूं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो एक जैसे होंगी। अंतर बस इतना होगा कि जो पैरामैग्नेटिक में कम होगा फेरोमैग्नेटिक में वही चीज ज्यादा होगी। क्या होगी? चलिए देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, द materials which are weakly magnetized, in the direction, the materials which are weakly magnetized in the direction of the applied magnetic field, when placed in the magnetic field are called what? Are called पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। यानी कि ऐसे मटेरियल्स जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज तो होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और जिस डायरेक्शन में आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है ये उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। क्या होते हैं? उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब कि अगर ये आपका बार मैग्नेट है, राइट, ये आपका है नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। इसके बगल में आपने क्या किया? आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के रख दिया, तो इसमें भी जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, यहां पर बनेगा नॉर्थ पोल, यहां पर बनेगा साउथ पोल।
वहां पर क्या बन रहा था, डायमैग्नेट में क्या बन रहा था, यहीं पर आपका नॉर्थ पोल बन जा रहा था, यहां पर आपका साउथ पोल बन रहा था। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा कि ये इसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटाइज होंगी। अगर आपके बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से नहीं, यहां नॉर्थ पोल से निकल करके अंदर की तरफ आएगी, तो जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज हुआ उसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ सेम डायरेक्शन में आएंगी। आई बात समझ में? अब इसका फर्क क्या पड़ता है? इसका फर्क ये पड़ता है भाई कि देखो ये बना नॉर्थ, ये तो पहले से आपका नॉर्थ पोल था जो आपने बार मैग्नेट लाया। जो आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसमें यहां पर आपका ये साउथ पोल बन गया। मतलब ये क्या होगा, अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट पोल्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये नॉर्थ वाला पोल है ये साउथ वाले पोल को अपनी ओर खींचेगा, अपनी तरफ खींच करके लाएगा। तो मतलब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होती हैं इनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है। भाई एक बात बताओ, ये जो साउथ पोल था पहले दूर था, जैसे जैसे नॉर्थ पोल के पास जाएगा क्या एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा। तो जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में क्या होता था, डायमैग्नेटिक में होता था कि उनकी जो टेंडेंसी होती थी वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाने की होती थी। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है कि इनकी जो टेंडेंसी होगी वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जाने की होगी। अब यहां पर जो हमने एक्सपेरिमेंट्स वहां पर करे थे, सेम चीज को अगर आप यहां पर रिपीट करोगे तो कैसा पैटर्न बनेगा, चलिए देखते हैं। वहां पर क्या था, आपने एक बाउल लिया था और एक बाउल में डायमैग्नेटिक मटेरियल को डाला था और देखा था कि भाई इसके चलते जो अरेंजमेंट होगा डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का वो कैसे इफेक्ट होगा। सेम चीज यहां पर करिए, आप एक बाउल लीजिए और इस बाउल में सपोज दैट आपके पास कुछ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। पहले क्या किया, आपने मैग्नेट्स लिए और इन मैग्नेट्स को दूर दूर रखा, इन मैग्नेट्स को आपने दूर दूर रखा। मैग्नेट्स के पोल के पास क्या होगा, मैग्नेट्स के पोल के पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्योंकि इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में गैप ज्यादा है तो इस गैप में जो होगा वो क्या आपका, इस गैप में आपका वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनकी टेंडेंसी होती है वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की टेंडेंसी होती है। तो ये मटेरियल जो पहले इस तरह से न्यूट्रली रखे हुए थे वो अब खुद को कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे, जहां वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर ये कम हो जाएंगे, जहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ ये जाकर के अलाइंड हो जाएंगे। आई बात समझ में? अगर इस सेम बाउल को अगर आप इन दोनों मैग्नेट्स को करीब ले आते हैं, सपोज आप इन दोनों मैग्नेट्स को यहां पर करीब ले आते हैं, तब इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। अगर आप इन दोनों मैग्नेट्स को करीब ले आते हैं, जो पहले मैग्नेट्स आपने दूर दूर रखे थे, अगर आप इन दोनों मैग्नेट्स को करीब ले आएंगे तो क्या होगा, यहां पर जो आपका गैप जो है वो कम हो गया। या अगर सपोज दैट यहां पर आपका नॉर्थ पोल है, यहां पर इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है, क्योंकि आपने गैप कम कर दिया तो यहां पर जो गैप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एडअप हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब आपकी एडअप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर आपकी एडअप हो जाएगी तो क्या होगा, यहां पर आपका गैप के बीच में आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बन गया। पोल्स के पास कंपैरेटिवली क्या है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। और इनकी टेंडेंसी क्या होती है, डायमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की टेंडेंसी क्या होती है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ। तो अब जो इनका अलाइनमेंट है वो कुछ इस तरह से होगा। जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर ये ज्यादा जाकर के एक्यूमुलेट कर जाएंगे, जहां पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है वहां से ये भागने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो आपने क्या पढ़ा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। आई बात समझ में? वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब एक बात बताओ, अगर सपोज दैट ये आपका एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, इसके अंदर आपने क्या किया, आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लाकर के रखा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की है वही फेरोमैग्नेटिक में भी होगी। फर्क बस इतना होगा कि पैरामैग्नेटिक में इसकी टेंडेंसी थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी, पैरामैग्नेटिक में यही इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो हम सेम दोनों के प्रॉपर्टीज को साथ साथ लेके चल रहे हैं, राइट। अब देखो, ये आपका एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या रखा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को रखा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होती है वो सेम डायरेक्शन में जेनरेट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सेम डायरेक्शन में जेनरेट हुई तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बना वो पहले से कम होगा या पहले से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा होगा कि नहीं होगा,
वहां पर क्या था, डायमैग्नेटिक में वहां पर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बन रहा था वो कम हो जा रहा था। यहां पर क्या होगा, वही चीज ज्यादा होगा। ज्यादा होने के चलते होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस मटेरियल से होकर के ज्यादा गुजरेंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो टेंडेंसी होगा इस मटेरियल से होकर के गुजरने का वो ज्यादा होगा। मतलब इसकी जो म्यू की वैल्यू होगी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू होगी, वो म्यू नॉट से, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, जिसके चलते म्यू आर का जो वैल्यू है यहां पर 1 से बड़ा आएगा। रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बाहर फ्री स्पेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल से होकर के क्रॉस हो रही होंगी, तो जो म्यू का वैल्यू होगा वो म्यू नॉट से बड़ा हो जाएगा। तो जो रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर का वैल्यू है वो आपका 1 से बड़ा होगा। आई बात समझ में? अब म्यू आर का वैल्यू अगर आपका 1 से बड़ा हो गया तो हमने पढ़ा था म्यू आर और काईएम के बीच में क्या रिलेशन होता है, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काईएम। तो काईएम जो होता है दैट इज म्यू आर -1। अगर आप 1 से बड़े नंबर से 1 घटाएंगे तो ये आपका काईएम क्या आएगा, इसके लिए काईएम जो है वो होगा पॉजिटिव। काईएम जो होगा वो होगा स्मॉल पॉजिटिव नंबर। वहां पर क्या आ रहा था, डायमैग्नेटिक के लिए स्मॉल नेगेटिव नंबर, यहां पर क्या आएगा, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब पहले इसको लिख लीजिए। अब देखो, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स थे उन पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो भी उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उतनी ही रह रही थी, ना तो वो बढ़ रही थी ना तो वो घट रही थी। मतलब टेम्परेचर के साथ काईएम जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू था डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो वेरी नहीं कर रहा था। बट जैसा ही आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में आएंगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू होगी, द ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का कम होता है। अब क्यों होता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। अब समझना, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी थ्योरी का यूज करते थे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का यूज करते थे। हम इलेक्ट्रॉन के अंदर जाते थे, देखते थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है और उसकी हेल्प से डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को हमने एक्सप्लेन करा था। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस थ्योरी का यूज करते हैं उसको कहा जाता है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब एक बात समझिएगा, सपोज करें कि हम एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लेते हैं। हमने क्या किया, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लिया, राइट। अभी आपने एक्सटर्नली कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करा है, सिर्फ आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल लिया है। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स जनरली वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पेयर में नहीं होते हैं, वो सिंगल होते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में थे तो एक इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करके उसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे रहा था। डायमैग्नेटिक में यही हो रहा था। बट क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन सिंगल है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे वो कैंसिल आउट नहीं होगा। मतलब हर एक एटम के पास अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सपोज दैट इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के पास ये कुछ एटम्स हैं, तो यहां जो एटम्स होंगे उनमें हर एटम के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा उसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा है। तो यहां पर हर एटम के पास अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करके रखते हैं, क्योंकि सबके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और रैंडम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाती है। आई बात समझ में? एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जिसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, तो हर एटम के पास अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हर एटम के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो होती है। बट क्योंकि सबकी मैग्नेटिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में होती है, इसलिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाता है। बट जैसे ही आप इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं, जैसे ही
आप इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, जिसके अभी सारे एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रही थी, जैसे ही आप इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं तो क्या होगा? सोचो, अगर एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आप एक बार मैग्नेट को रखते हो तो क्या होता है? अगर एक एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आप एक बार मैग्नेट को रखते हैं तो वो जो बार मैग्नेट होता है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर जाता है। यही रीजन तो है कि जब आप एक कॉम्पास को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कॉम्पास खुद को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। करता है कि नहीं करता है? तो किसी भी बार मैग्नेट को अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो खुद को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन क्योंकि कर लेता है, वैसे ही जब आपने इस पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके अंदर जो एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड थी जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थी, वो सारी की सारी इस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और क्योंकि अब सबका डायरेक्शन सेम है, पहले सबका डायरेक्शन अलग अलग था, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा था, अब क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम है तो अब इस मटेरियल के पास नेट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं आ गई? इसका एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। तो यही होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के साथ। जब आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इनके मैग्नेटाइज होने का रीजन ये होता है कि इनके अंदर जितने एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड थी वो सारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाती है। बट एक बात बताओ सर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमने कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, वो कम हो जाती है। तो इस टेम्परेचर के साथ ये कम क्यों हो रहा है? इमेजिन कीजिए कि एक क्लासरूम है, क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं और सारे बच्चे रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सबकी वेलोसिटी कम है, लेकिन भागने की वेलोसिटी कम है। आप क्लास के टीचर हैं, बच्चे क्लास में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और सब रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, सबकी भागने की वेलोसिटी कम है। तो आप जो कि आप एक टीचर हैं, आपके लिए उन बच्चों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाकर के बिठाना, सेम डायरेक्शन में लाकर के बिठाना आसान होगा कि टफ होगा? आसान होगा, क्योंकि उनकी भागने की वेलोसिटी कम है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर, सपोज कीजिए कि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और उन बच्चों की वेलोसिटी बढ़ जाती है। अब अगर वही बच्चे जो पहले धीरे धीरे भाग रहे थे, अब अगर वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ भागेंगे तो आप जो कि टीचर हैं, आपके लिए उन बच्चों को एक साथ बिठाना, एक डायरेक्शन में बिठाना आसान हो जाएगा या टफ हो जाएगा? टफ हो जाएगा कि नहीं? सेम कॉन्सेप्ट को यहां अप्लाई करो। सब एटम्स पहले रैंडम डायरेक्शन में थे, सबकी वेलोसिटी, रिवॉल्व करने की वेलोसिटी कम थी, सब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे रैंडम डायरेक्शन में जनरेट कर रहे थे, तो खुद से कैंसिल आउट हो जा रहा था। जो इनकी वेलोसिटी भी थी वो वेलोसिटी कम थी। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई? जो पहले सबकी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो पहले रैंडम डायरेक्शन में थी। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सारे के मैग्नेटिक फील्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गए। अब आप क्या कर रहे हैं? इनके अलाइन करने के बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सपोज कीजिए पहले इनकी वेलोसिटी कम थी, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए उनको अलाइन करना आसान रहा होगा। जैसे जब बच्चों के भागने की वेलोसिटी कम थी तो टीचर के लिए उनको एक साथ बिठाना आसान रहा होगा। बट अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व करने की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो अब जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके लिए इन सबको एक ही डायरेक्शन में ला करके अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। और यही रीजन है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, जो ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो टेम्परेचर के साथ कम हो जाता है। आई रिपीट, जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी कम होती है, टेम्परेचर जब नॉर्मल होता है, तब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करना आसान होता है। बट आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व करने के लिए वेलोसिटी बढ़ जाती है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन सबको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टेम्परेचर के साथ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक बिहेवियर होती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। आई बात समझ में? ड्रॉ कीजिए, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आपने क्या कहा कि भाई पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होगी, उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगी। यानी आप कह रहे हैं कि काईएम जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए टेम्परेचर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यही कह रहे हैं। मैथमेटिकली देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। अब देखो जो मैग्नेटाइजेशन एम, जो हमने मैग्नेटाइजेशन एम पढ़ा है, मैग्नेटाइजेशन एम क्या होता था? द डिग्री और एक्सटेंट अप टू व्हिच अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। तो जो एम की वैल्यू होती है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया है कि एम होता है CB0 बाई टी, जहां सी क्या होता है? C इज क्यूरीज कांस्टेंट। C इज व्हाट? C इज क्यूरीज कांस्टेंट। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए रिलेशन होल्ड करता है। अब ये जो B0 होता है, B0 हमने पढ़ा है जो H इक्वल टू B0 अपॉन म्यू नॉट, ये हमने पढ़ा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर आप यहां पर B0 को म्यू नॉट इंटू H लिख देंगे तो M क्या आ जाएगा? C म्यू नॉट इंटू H बाई टी आ जाएगा, C म्यू नॉट इंटू H बाई टी। अब आप इस M को H से जाकर के अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो M अपॉन H इज इक्वल टू म्यू नॉट C बाई टी, और M अपॉन H को ही हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम बोलते हैं। तो ये आपका हो गया काईएम इज इक्वल टू म्यू नॉट C बाई टी। अब एक बात बताओ, ये क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये पहले से कांस्टेंट होता है। C आपने क्यूरीज कांस्टेंट पहले से मान रखा है, तो ऊपर में अगर ये कांस्टेंट है तो इससे आपको क्या मिलता है? जो काईएम होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं टेम्परेचर के। यानी मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो कम हो जाती है। आई बात समझ में? तो अब इसको लिखिए, उसके बाद हम बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। अब देखो हमने पढ़ा पहले डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम जिस थ्योरी का यूज करते थे उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म। फिर हमने एक्सप्लेन करा पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए हम किस थ्योरी का यूज करते थे? एटॉमिक थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब हम बात करने जा रहे हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म हमने आपको पहले ही बोल रखा है कि पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म दोनों सेम होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि पैरामैग्नेटिज्म में जो चीजें कम होती हैं, फेरोमैग्नेटिज्म में वही चीजें ज्यादा हो जाती हैं। क्या होती हैं? सेम चीजें ज्यादा हो जाती हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जब प्रॉपर्टी सेम होती है तो हम बात कर लेते हैं कि इनमें फिर डिफरेंस कहां है। ठीक है, और ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पैरामैग्नेटिक मटेरियल से ज्यादा क्यों मैग्नेटाइज होते हैं? हम बार बार बोल रहे हैं, हम बार बार ये तो बात बोल रहे हैं कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कम मैग्नेटाइज होंगी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स उनसे ज्यादा मैग्नेटाइज होंगी। तो ये जो डिफरेंस है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाती हैं वो क्यों होती हैं उसको हम देखते हैं। सपोज कीजिए, लेट अस सपोज कि ये आपका एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है? फेरोमैग्नेट। अच्छा, इस थ्योरी का नाम जान लो। जिस थ्योरी से हम फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करते हैं उसका नाम है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। भैया पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, आपने क्या बोला था? पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती हैं। अगर आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, दोनों मैग्नेटाइज होते हैं। दोनों सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में दोनों मैग्नेटाइज होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कम मैग्नेटाइज होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। अब ये डिफरेंस क्यों आता है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज्यादा मैग्नेटाइज क्यों होते हैं, उसी को हम समझने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। अब सपोज कीजिए कि आपने यहां पर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रखा है और इनिशियली आपने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस क्या होता है कि यहां जो एटम्स होते हैं ना वो डोमेन बना करके रहते हैं। डोमेन इन द सेंस कि पहले जो एटम्स इंडिविजुअली मौजूद थे, राइट, यहां ये एटम्स झुंड बना करके रहते हैं। मतलब कि यहां पर एटम्स ग्रुप में रहते हैं। वहां पर क्या था पैरामैग्नेटिक में कि हर एटम अलग अलग बैठा हुआ था, मुंह फुला करके, सब अलग अलग मुंह फुला करके बैठा हुआ था और अपनी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जा रही थी। यहां क्या है, एटम्स का ग्रुप चलता है, एटम्स का झुंड बना करके एटम्स रहते हैं और एक झुंड में जो एटम्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड सबकी सेम डायरेक्शन में अलाइंड होती है। अगर ये एक ग्रुप ऑफ एटम्स है तो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितने भी एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबका सेम डायरेक्शन में होगा और दूसरे वाले झुंड का जो मैग्नेटिक
मैग्नेटिक फील्ड होगा दूसरे वाले डोमेन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस वाले में इधर होगा तो इसके बगल वाले में अपोजिट होगा। मतलब यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है, फर्क बस इतना है कि वहां एटम्स इंडिविजुअल लेवल पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे थे, यहां पर क्या है वही एटम्स ग्रुप बना करके, उसी ग्रुप को हम डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन बना करके बैठे हुए हैं और सब एक पर्टिकुलर डोमेन में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सारा सेम डायरेक्शन में होता है। बट क्योंकि सारे रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि सारे डोमेन्स के मैग्नेटिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाते हैं। जैसे वहां पर इंडिविजुअल एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, यहां पर इंडिविजुअल डोमेन्स के, इंडिविजुअल ग्रुप्स के मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि सब रैंडम डायरेक्शन में है। इसलिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इनिशियली जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आप नहीं दे करके रखते हो, इसके पास अपनी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती है। बट अगर आप डोमेन लेवल पर जाकर के देखोगे तो हर एक डोमेन के पास अपनी मैग्नेटिज्म होती है। अब मजा कहां आता है? मजा वहां आता है, कांड वहां होता है जब आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सपोज कीजिए कि आपने इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को जो कि जिसमें कि एटम्स जो होते हैं वो डोमेन के फॉर्म में ग्रुप बना करके होते हैं, आपने क्या किया, इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अक्रॉस, ये सारे डोमेन्स की मैग्नेटिक फील्ड जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थी वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमने अभी देखा था भाई, क्या देखा था कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो बार मैग्नेट खुद को उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। अब सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाइए जो आपने पैरामैग्नेटिक में लगाया था। पैरामैग्नेटिक में क्या लगाया था कि हर एक एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड थी जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थी, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो वो सारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गई थी। यहां पर जो हर एक डोमेन की मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले रैंडम डायरेक्शन में है, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गई। सारी की सारी जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो गई। सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंस नहीं है, फर्क बस इतना है कि वहां पर एटॉमिक लेवल पर चीजें हो रही थी, यहां पर आप डोमेन लेवल पर बात कर रहे हो। बट एक बात बताओ, पैरामैग्नेटिक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हर एक एटम को पकड़ करके अपने डायरेक्शन में अलाइन करना था। आई रिपीट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हर एक एटम को पकड़ के अपने डायरेक्शन में अलाइन करना पड़ रहा था। यहां पर हर एक एटम के पीछे नहीं भागना है क्योंकि एटम्स पहले से झुंड बना करके बैठे हुए हैं। कुछ एटम्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले से ही सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको एक डायरेक्शन में अलाइन करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि पहले ये हर एक एटम, सोचो ना, एक क्लासरूम में अगर हर एक बच्चे को पकड़ने को बोल दिया जाए तो वो ज्यादा टफ होगा कि नहीं होगा? बट अगर कुछ बच्चे सेम डायरेक्शन में ग्रुप बना करके भाग रहे हैं तो उनके पीछे आप भागोगे और एक साथ में चारों को पकड़ करके ले आओगे। सोचो, अगर हर एक बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में भागेगा तो आपको हर एक बच्चे के पीछे अलग अलग भागना पड़ेगा। बट अगर मान लो 4 बच्चे हैं और वो सब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो आप उन एक के पीछे भागोगे, एक साथ चारों पकड़ के ले आओगे। नहीं आओगे, नहीं ले आओगे। अब समझो, पहले जो डोमेन्स हैं उनमें जो एटम्स हैं वो क्योंकि पहले से ग्रुप बना करके बैठे हैं और सबकी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इनको मैग्नेटाइज करना आसान होगा कि नहीं होगा? और क्योंकि ये इनको मैग्नेटाइज करना आसान होता है, इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल से ज्यादा होती है। हमने पहले ही कहा था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स प्रॉपर्टी सेम होंगी। अंतर बस इतना होगा कि जो चीज पैरामैग्नेटिक में कम होगी वही चीज फेरोमैग्नेटिक में ज्यादा होगी। ज्यादा होने का कारण समझ में आया? कारण यह है कि यहां पर हर एक एटम के पीछे नहीं भागना पड़ता। पैरामैग्नेटिक में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हर एक एटम को अलाइन करना पड़ता है, बट यहां पर पहले से ही एटम्स अलाइंड होते हैं, ग्रुप बना करके होते हैं, अलाइंड होते हैं, तो यहां पर अलाइन करना, उनको एक डायरेक्शन में अलाइन करना आसान होता है। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक से ज्यादा इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। बट दिक्कत कहां आती है? दिक्कत आती है सर टेम्परेचर के साथ।
वहां पर क्या था, डायमैग्नेटिक में क्या था, डायमैग्नेटिक में तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा था, आप टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता था। पैरामैग्नेटिक में क्या हो रहा था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम हो रही थी। कम होने का अपना एक कारण था कि हर एक जो एटम की जो वेलोसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो बढ़ जा रही थी, तो उनको अलाइन करने में आपको दिक्कत हो रहा था। यहां पर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होते हैं, और भी डोमेन्स बनने लगते हैं। जितने डोमेन्स पहले से थे, जितने ग्रुप्स पहले से थे, और भी डोमेन्स बनने लगते हैं। मतलब ये डोमेन्स टूटने लगते हैं और टूट करके और छोटे छोटे और छोटे छोटे और छोटे छोटे हो जाते हैं। तब आप मुझे एक बात बताइए, इसमें जितने ज्यादा डोमेन्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए हर एक डोमेन को मैग्नेटाइज करना उतना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। क्लास में जितने ज्यादा बच्चे होंगे और जितने ज्यादा बच्चे होंगे सारे बच्चों को एक साथ एडजस्ट करना, एक साथ एक डायरेक्शन में एक दिशा में बिठाना उतना मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जो नंबर ऑफ बच्चों की संख्या है, मतलब जो नंबर ऑफ डोमेन्स की संख्या है वो बढ़ने लगती है। और जैसे ही नंबर ऑफ बच्चों की संख्या मतलब नंबर ऑफ डोमेन्स की संख्या बढ़ेगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए उन सबको एक ही डायरेक्शन में बिठाना मुश्किल हो जाएगा। मतलब यहां पर भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो वैल्यू है, जो ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो मुश्किल हो जाएगा। और यहां पर जो काई एम होता है, वहां पर काई एम क्या वैल्यू क्या आया था, म्यू नॉट सी बाई टी। यहां पर जो काई एम होता है वो होता है सी अपॉन टी माइनस टी सी, जहां सी क्या होता है, क्यूरीज कांस्टेंट, और टी सी क्या है, क्यूरीज टेम्परेचर। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने देखा, क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली मैग्नेटाइज होता है और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता है। फिर हमने देखा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वीकली मैग्नेटाइज होता है बट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। फिर हमने देखा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटाइज होता है और अच्छा खासा मैग्नेटाइज होता है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से कुछ एग्जांपल्स जान लो भाई। क्या, जैसे आपका आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन थे, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। फिर आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन थे, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज। और आपका जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन है, आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल, राइट। तो हमने पढ़ लिया सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म, फिर हमने देखा पैरामैग्नेटिज्म, फिर हमने पढ़ लिया फेरोमैग्नेटिज्म। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे चलते हैं और ये टॉपिक है हमारा हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। वीडियो पॉज कीजिए, इसको बनाइए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप और हिस्टेरेसिस कर्व। क्या होता है भैया ये हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है हिस्टेरेसिस लूप? अब देखो, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे सपोज कीजिए पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इनिशियली तो इसकी कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो भी मैग्नेटिक फील्ड एक एटम डेवलप करता है वो दूसरा एटम उसका मैग्नेटिक फील्ड को रैंडम डायरेक्शन में होकर के कैंसिल आउट कर देता है। तो इनिशियली जब कोई आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं तब तो इसके पास कोई मैग्नेटिज्म नहीं होता, अपना खुद का मैग्नेटिज्म नहीं होता है। बट जैसे ही अब इसी सेम मैग्नेटिक मटेरियल को आप जैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें कुछ मैग्नेटिज्म आ जाती है, थोड़ा सा मैग्नेटाइज ये हो जाता है। तो ये जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसकी मैग्नेटाइजेशन कैसे वेरी करती है, आप मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन कैसे वेरी करेगा, इसी वेरिएशन को हम हिस्टेरेसिस लूप के हेल्प से दिखाते हैं। कैसा होता है हिस्टेरेसिस लूप? सबसे पहले देखो ये हिस्टेरेसिस लूप दिखता कैसा है। ओके, दिखता कैसा है भैया? तो ये कुछ ऐसा दिखता है। यहां पर एक्स एक्सिस पर हम दिखाते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड H दिखाते हैं, और वर्टिकल एक्सिस M पर हम दिखाते हैं मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भैया कि मैग्नेटिक फील्ड आपने दिया तो ये कितना मैग्नेटाइज हुआ वो हम वर्टिकल एक्सिस पे दिखाते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है आपका, ये कर्व जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपका दिखता है। अब ऐसा क्यों दिखता है इसको हम समझेंगे, बारीकी से समझेंगे कि हमने कर्व ऐसा ही क्यों ड्रॉ किया, राइट। तो ये हुआ आपका हिस्टेरेसिस लूप। अब समझना कि यहां पर ये हो क्या रहा है, क्यों ऐसे बन रहा है। सपोज कीजिए कि
ये था, यहां पर आप दिखा रहे हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हैं उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस एच पर दिखा रहे हैं, राइट। और जो मैग्नेटिज्म उसके मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जो मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है, उसको वर्टिकल एक्सिस पर दिखा रहे हैं, एम पर, राइट। तो इनिशियली जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब कोई इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, जब एच की वैल्यू 0 थी, तब एम की भी वैल्यू 0 थी, राइट। कोई मैग्नेटिक फील्ड था ही नहीं, तो भैया मैग्नेटिक मटेरियल काहे के लिए मैग्नेटिज्म शो करेगा, नहीं शो करेगा। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाई, जैसे ही आपने एच को बढ़ाया, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म जो है वो जनरेट हो गया, थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन इसके अंदर आ गया, राइट। बट ऐसा नहीं है कि आप बढ़ाते चले जाएंगे तो ये भी मैग्नेटाइज होते चले जाएगा, भाई उसकी भी मैग्नेटाइज होने की लिमिट है। तो सपोज कीजिए आपने मैग्नेटिक फील्ड को कुछ बढ़ाया, तो यहां पर मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ एम। बट एक बात बताओ, ये एम क्यों जनरेट हुआ, ये जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ वो क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेंगे तो होना क्या चाहिए था, क्योंकि ये इसी के चलते बना था, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते तो ये मैग्नेटिज्म वापस खत्म हो जाता, मैग्नेटिज्म भी 0। अगर आपका H 0 हो जाए तो M भी 0 हो जाना चाहिए। बट होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही आपका H 0 होता है, जैसे ही आपका H 0 होता है, जैसे ही आपका H 0 होता है, यहां पर H की वैल्यू कुछ थी, आपने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था, जैसे ही आपका H 0 हुआ, आइडियली M को भी 0 हो जाना चाहिए था, क्योंकि M बना ही H की वजह से है। बट M 0 नहीं होता, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म की वैल्यू है, जो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू है, वो 0 नहीं होती। कुछ मैग्नेटिज्म ये इसके 0 होने के बाद भी रिटेन करके रखता है। मैंने क्या बोला कि आपने इनिशियली H की कोई वैल्यू नहीं थी तो M की भी कोई वैल्यू नहीं थी। भैया अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ही नहीं तो उसके अंदर काहे का मैग्नेटिज्म जनरेट होगा, नहीं होगा। बट जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड H को बढ़ाया, इसके अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट हुआ और H बढ़ने से इसके अंदर सपोज कीजिए मैग्नेटाइजेशन हो गया आपका M। बट M हुआ क्यों था, क्योंकि आपने H दिया था, आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, तो इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन जनरेट हुआ था। अगर आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा लेंगे, अगर आप H को 0 कर देंगे तो मैग्नेटाइजेशन को भी 0 हो जाना चाहिए था। बट देखा यह जाता है कि H 0 होने के बाद भी ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कुछ मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखता है। और इसी मैग्नेटिज्म को आप लिख लो यहां पर डेफिनेशन, इसी मैग्नेटिज्म को द मैग्नेटिज्म रिटेन्ड बाय द magnetic material even when the magnetic field is reduced to 0, the magnetism retained by the magnetic material even when the magnetizing field H is reduced to 0 is called what? Is called retentivity। मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 होने के बाद भी जो मैग्नेटिज्म इसने रिटेन करके रखा है उसी को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अगर ये O है, सपोज कीजिए कि ये O है, तो हम OA को क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी बोलेंगे। मतलब इतना मैग्नेटाइजेशन, इतना मैग्नेटिज्म इसने अपने अंदर अभी भी रिटेन करके रखा हुआ है जब आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड 0 हो गया। तो एक बात बताइए, अगर इसने इतना मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि ये पहले जैसा हो जाए, पहले जैसा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। और ये डीमैग्नेटाइज होगा कैसे? जब आप ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करोगे। आई रिपीट, आपने जिस डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर के जो मैग्नेटिज्म इसने रिटेन करके रखा हुआ है वो एब्सोल्यूट 0 पर आएगा। तो आप क्या करते हो? H की जो वैल्यू है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यहां से आपने सपोज कीजिए H की वैल्यू बढ़ा करके आपने ये कर दी।
तो आपने जितना एच आपने दिया अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके चलते ये जो रिटेन्ड मैग्नेटिज्म था ये जीरो हो गया। पहले रिटेन्ड मैग्नेटिज्म यहां पर इतना था, बट यहां आते आते देखिए एम की जो वैल्यू है वो अब जीरो हो चुकी है। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने अपोजिट डायरेक्शन में कितना दिया, आपने इतना मैग्नेटिक फील्ड दिया, आपको देना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, आपको इतना मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना पड़ा, तब जाकर के जो रिटेंटिविटी की वैल्यू है वो जीरो हुई। तो इस वैल्यू को जितना मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने अपोजिट डायरेक्शन में दिया, फॉर रिड्यूसिंग द रिटेंटिविटी टू जीरो इज कॉल्ड कोर्सिविटी। इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड कोर्सिविटी। द मैग्नेटिक field applied in the magnetic field or the magnetizing field applied in the opposite direction to completely demagnetize the सब्सटेंस को पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में दिया उसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड कोर्सिविटी। मतलब आपको इस मटेरियल को कंप्लीटली पहले जैसा न्यूट्रल मतलब डीमैग्नेटाइज करने के लिए, जो मैग्नेटिज्म इसने रिटेन करके रखा था उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको जितना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में देना पड़ा उसी को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, सपोज कीजिए ए बी है तो ओ बी को हम बोलेंगे कोर्सिविटी। क्या बोलेंगे? कोर्सिविटी। आई बात समझ में? अब सपोज कीजिए कि आप अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिए जा रहे थे, आपने इसको कंप्लीटली डिमैग्नेटाइज कर दिया, और उसके बाद भी आप इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देते जाएंगे तो ये क्या होगा? ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। सपोज कीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते होते यहां तक पहुंच गया। अब अगर आप वापस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करेंगे, तो होना क्या चाहिए था? इसका मैग्नेटिज्म भी जीरो हो जाना चाहिए था, बट अगेन ये कुछ मैग्नेटिज्म रिटेन करके रखेगा। जैसे यहां पर जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड एक बार देने के बाद जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को वापस जीरो कर रहे थे तो कुछ मैग्नेटिज्म इसने रिटेन करके रखा था, वैसे ही यहां पर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइजिंग फील्ड देने के बाद जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड को वापस जीरो करेंगे तो फिर से ये कुछ मैग्नेटिज्म जो है, फिर से कुछ जो मैग्नेटाइजेशन है अपने अंदर रिटेन करके रखेगा। अगेन इसको भी हम क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी होता क्या है? द मैग्नेटिज्म रिटेन्ड बाय द मैग्नेटिक मटेरियल इवन व्हेन द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस्ड टू जीरो इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दिया था, आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लिया, फिर भी इसके अंदर अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटिज्म रह गई उसको हम क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। अब अगेन इस रिटेंटिविटी को हटाने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में जो ये मैग्नेटाइज हुआ है इसको हटाने के लिए आप फिर क्या करेंगे? आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फिर से मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो आपका कुछ दूर जाने के बाद ये क्या होगा? ये पूरी तरह से फिर से जो आपका ये मटेरियल है वो डीमैग्नेटाइज होगा और ये लूप इस तरह से चलते चलेगा। आप एक बार मैग्नेटाइजिंग फील्ड लेंगे, मैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर आप बोलेंगे भैया कि अब डीमैग्नेटाइज हो जाओ, अब मैग्नेटिक फील्ड हटा रहे हैं, बट ये डीमैग्नेटाइज होगा नहीं। फिर आपको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देना पड़ेगा। अपोजिट डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा और दे देंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे भैया अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड हटा रहे हैं, तुम वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाओ, बट ये वापस से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, ये कुछ मैग्नेटिज्म फिर से रिटेन करके रखेगा, और फिर इसको कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको वापस अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी। फिर आप वापस अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड देंगे, ये और मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूप चलता चलेगा, और इसी लूप को हम क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। क्या बोलते हैं? हिस्टेरेसिस लूप। आप देख रहे हैं कि पहले शुरुआत में H जब आप बढ़ाए थे तो M बढ़ा था, H और M दोनों साथ साथ निकले थे। सपोज कीजिए कि H आपने बढ़ाया, M भी बढ़ा साथ में, जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया कुछ सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, H और M दोनों साथ साथ निकले थे। बट जब वापस आने की बात हुई तो H तो वापस जीरो पे आ गया, बट M जीरो पर वापस नहीं आया। जब यहां पर H तो जीरो हो गया बट M जीरो नहीं आया, M अभी भी वहीं बैठा है। तो the curve which shows the lagging of magnetization with respect to the applied magnetizing field is called hysteresis loop. The curve which shows the lag in magnetization
द कर्व विच शोज द लैग इन मैग्नेटाइजेशन with respect to the applied magnetic field is called what? Is called hysteresis loop. लैगिंग क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों बोल रहे हैं कि एम एच के साथ लैग कर रहा है? क्योंकि दोनों शुरुआत में तो साथ साथ निकले थे। आपने एच दिया था तो एम बना था, बट जब आपने एच को हटा लिया तो एम वापस नहीं हटा है। एम अभी भी कुछ खुद को रिटेन करके रखा हुआ है, मतलब एम एच के पीछे चल रहा है। एच तो वापस जीरो आ गया, बट एम अभी जीरो पर नहीं आया है। एम एच से पीछे चल रहा होता है, एम एच से लैग कर रहा होता है, इसलिए हम इसको लैगिंग कर्व बोलते हैं। और इस टाइप के कर्व को, जो मैग्नेटाइजेशन में जो लैग है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के रिस्पेक्ट में, इस टाइप के कर्व को हम हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसको लिख लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिए, और उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपके सामने बोर्ड पर दो हिस्टेरेसिस लूप दिए गए हैं, राइट? एक हिस्टेरेसिस लूप ये वाला है, दूसरा हिस्टेरेसिस लूप ये वाला है। आपको देख करके, इन दोनों लूप्स को देख करके आपको बताना है कि कौन सा हिस्टेरेसिस लूप सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है और कौन सा हिस्टेरेसिस लूप हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। आई रिपीट, दोनों कर्व्स दो अलग अलग मटेरियल्स के लिए हैं। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट है, दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हार्ड है। आपको देख करके इन दोनों कर्व्स को बताना है कि कौन सा लूप सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है और कौन सा लूप हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए है। आई रिपीट, आप इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करके अपना आंसर सोचना। हम इसका डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं कि कौन सा मटेरियल सॉफ्ट है, कौन सा मटेरियल हार्ड है। अब एक बात बताओ, सपोज करो दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही सॉफ्ट नेचर का बच्चा है, एक बच्चा बहुत ही हार्ड नेचर का बच्चा है। सॉफ्ट नेचर मतलब क्या आप उसको जो बोलोगे आपकी बात वैसे मान लेगा। अगर आप उसको बोलोगे बेटा यहां जाओ, वहां जाके बैठ जाएगा। आप उसको बोलोगे बेटा खड़े हो जाओ, वो बेटा खड़ा हो जाएगा। आप उसको बोलोगे खाना खा लो, वो खाना खा लेगा। आप उसको बोलोगे टीवी मत देखो, टीवी बंद कर देगा। ये बच्चा सॉफ्ट बच्चा है, बहुत ही आदर्श बच्चा है, सबकी बात मानता है, डिसिप्लिन्ड बच्चा है। एक बच्चा है हार्ड बच्चा। हार्ड बच्चा मतलब थेथर बच्चा, मतलब आप उसको कितना भी डांट लो, कितना भी पीट लो, कितना भी पनिश कर लो, बट वो बच्चा करेगा वही जो उसका मन करेगा, आपके मन की बात नहीं सुनेगा। तो पहले आप दो बच्चों के एग्जांपल से समझते हैं। एक बच्चा है सॉफ्ट, जो सबकी बात मान लेता है, आप जहां बोलते हो जैसे बोलते हो आपकी बात वैसे मानता है। दूसरा बच्चा है हार्ड, जो अपने मन की करता है, आपकी बात नहीं सुनता। अब एक बात बताओ, सपोज करो आप दोनों बच्चे को एक साथ पार्क में लेकर के घुमाने चले गए। आपने सॉफ्ट वाले बच्चे को भी लिया, आपने हार्ड वाले बच्चे को भी लिया, दोनों को आप लेकर के चले गए पार्क में घुमाने। आपने दोनों को पार्क में घुमाया, दोनों खेले, खूब खेले। अब जब शाम हुआ तो बोले चलो बेटा अब रात हो रही है, अब वापस घर चलते हैं। तो जो सॉफ्ट वाला बच्चा होगा और हार्ड वाला बच्चा होगा, दोनों का पार्क से आने का मन तो होगा नहीं। भाई पार्क जाने के बाद बच्चे आने का मन तो किसी बच्चे का नहीं करता है, तो आने का मन तो दोनों का नहीं होगा। बट जो सॉफ्ट वाला बच्चा है वो आपकी बात सुनेगा, वो आपकी बात मानेगा, क्योंकि वो आदर्श बच्चा है, वो आपकी बात सुनता है। तो जैसे ही आपने कहा कि चल बेटा वापस अब घर चलते हैं, रात हो रही है, वो आपके साथ तुरंत वापस चलने को तैयार हो गया। बट जो हार्ड वाला बच्चा है, जो आपकी बात नहीं सुनता, जो थेथर है, जो डांटने के बाद भी आपकी बात नहीं मानता, वो बोलेगा नहीं अभी मैं और खेलूंगा। आपको जाना है तो आप घर जाइए, मैं अभी घर नहीं आऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। तो हार्ड वाला बच्चा बोलेगा आपको जाना है तो जाओ, मैं अभी नहीं आऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करिए। इस मटेरियल में जो रिटेंटिविटी की वैल्यू है वो कम है, इस मटेरियल में जो रिटेंटिविटी की वैल्यू है वो ज्यादा है। चले तो दोनों साथ में थे, घर से दोनों साथ में निकले थे, साथ में दोनों पार्क तक दोनों साथ में ही गए। ये भी पार्क तक गया, ये भी पार्क तक गया। जब वापस आने की बारी आई, मतलब जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जीरो करने की बारी आई, जब आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड देना शुरू किया था, दोनों मैग्नेटाइज हो गए थे। ये भी मैग्नेटाइज हुआ, ये भी मैग्नेटाइज हुआ, दोनों साथ में पार्क तक गए। बट जब पार्क से वापस आने की बारी आई, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड वापस जीरो करने की बारी आई, एक ने अपना मैग्नेटिज्म कम कर लिया, बट दूसरा अपना मैग्नेटिज्म कम करने को रेडी है ही नहीं। एक वापस घर आने को तैयार हो गया, बट दूसरा घर आने को रेडी है ही नहीं। तो जिस मटेरियल की रिटेंटिविटी कम हो चुकी है, जिस मटेरियल में मैग्नेटिज्म कम हो चुका है, वो किस तरह का मटेरियल होगा?
होगा? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा। बट जो मटेरियल मैग्नेटाइजिंग फील्ड कम होने के बाद भी अपनी मैग्नेटिज्म छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, वो कौन सा मटेरियल होगा? वो होगा हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आई बात समझ में? तो ये था भैया आपका हिस्टैरिसीस लूप। बहुत ही आसान भाषा में अच्छे से आपको हिस्टैरिसीस लूप समझा दिया जा चुका है। अब आपको करना क्या है? इसको ड्रॉ करना है, नोट्स बनाने हैं और कल क्लास में तैयार होकर के आना है। ठीक है? तो इसी के साथ आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर होता है समाप्त। नोट्स कंप्लीट कीजिए और जैसे ही आप क्लास आएंगे आप लोगों का होगा टेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर के मैग्नेटिज्म तक का टेस्ट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।